एक नया देश, आजादी के साथ नए सपने, नई चुनौतियों का सामना और एक विजन भारत को एक मजबूत, संवेदनशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाता है। 1947 में आजादी मिलते ही भारत ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसमें लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीने का तरीका बन गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने डेमोक्रेसी को एक जीवंत सच्चाई बनाने का काम किया। आइए समझते हैं कि नेहरू के एरा में किस तरह से लोकतंत्र मजबूत हुआ हमारे देश के अंदर। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेजर 2 थर्ड सैम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये समझने वाले हैं कि जो नेहरू का एरा था 1947 से लेकर 1964 तक, उसमें किस तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शन करी है। ठीक है, तो अपनी इंट्रोडक्शन के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस बनते थे या जितने भी सब पॉइंट्स बनते थे, मैंने उन सभी पॉइंट्स को अपने नोट से पिकअप करके एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो जो नेहरू का एरा था वो फाउंडेशन रहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी अंडर जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इन इंडिया इज अ स्टेट नेविगेट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। इंडियन स्टेट नेविगेटेड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जैसे पार्टीशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट का, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वाइल एस्टेब्लिशिंग अ रोबस्ट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। द फॉलोइंग आर द की फीचर्स इलस्ट्रेट हाउ इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हर एक क्वेश्चन के अंदर देना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। एंड ये कहते हैं कि जो नेहरू का एरा था वो फाउंडेशनल रहा है। अगर हम इंडिया डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट की बात करें, मतलब जो डेमोक्रेसी का बेस जो है वो तैयार नेहरू के एरा से ही होता है। एंड नेहरू की लीडरशिप के अंदर ही हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को फेस किया। चैलेंजेस जैसे पार्टीशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन के साथ। उसके बाद हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी, सोशल इनइक्वालिटीज की बात करूं, जैसे कास्ट के अंदर जहां अलग अलग लोगों के बीच में जो रिच पोर डिवाइड वो ज्यादा हमें देखने को मिला, इस तरह की इनइक्वालिटीज के साथ भी हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। एंड वाइल ये सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी हमने एक रोबोस्ट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश किया अपने इंडिया के अंदर। यहाँ पे नीचे जो है वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो है वो मैंने बताए हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो नेहरू के एरा के अंदर फंक्शन कर रही थी, जवाहरलाल नेहरू के एरा के अंदर। ठीक है, तो पहला जो मेन इसका फीचर रहता है, जो मेन जो फंक्शनिंग रहती है वो हमारी रहती है कि हमने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क दिया अपनी कंट्री को, और हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1950s के अंदर हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, आपको पता ही होगा। अपने आप को हमने एक सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आपको वर्ड समझने होंगे कि सॉवरन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। सॉवरन की बात करूं तो सॉवरन कंट्री वो कंट्री कहलाई जाती है जिसको अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे वो फ्री है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए, मतलब कोई ऐसी बाहरली कंट्री उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रही है कि आप ये डिसीजंस लो। अगर वो डाल रही है उस कंट्री के ऊपर तो वो कंट्री जो है वो सॉवरन नहीं है। सोशलिस्ट कंट्री वो होती है जो कि एक सोशलिज्म की ओर थोड़ी टिल्ट होती है, जहां पे लोगों को वेलफेयर की बात की जाती है। सेकुलरिज्म का मतलब हो गया कि उस कंट्री का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन ऐसा वेस्टर्न में नहीं है, वेस्टर्न में सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट के बीच में। इंडिया के अंदर हमने ये कहा है कि हम सभी के रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन खुद अपनी जो कंट्री है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि जहां पे क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनको इलेक्ट करके पावर में उतरना होता है, मतलब जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्ट करके जाते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, तो उसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, जहां पे लीडर जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ओके, एंड रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स। नेहरू स्ट्रांगली डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, defended constitutional values, set a precedent of रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये सारी चीजें जो है वो हमारी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फाउंडेशन के लिए
नेतृत्व में साबित होती हैं। उसके बाद हमने रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया, हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को एस्टेब्लिश किया, लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स दिए, और जो नेहरू थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति अपना ज्यादा डिवोटेड थे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ज्यादा मानते थे और उन्होंने जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली नेहरू के अंदर कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और अपने आप को अपने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टेब्लिश किया, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अपने आप को डिक्लेयर किया। उसके बाद हमारा जो सेकंड जो फंक्शनिंग आती है डेमोक्रेसी की, वो आती है हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया और इलेक्शंस कंडक्ट करवाई, जैसे अगेंस्ट ग्लोबल स्केप्टिसिज्म, मतलब कि जितना जैसे लोग सोचते थे इंडिया के बारे में उसके अगेंस्ट जाके हमने क्या किया कि अपने देश के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को अपनाया फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही जब हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1947 के अंदर। पहली जो जनरल इलेक्शंस हुई 1951 और 1952 के अंदर, उसमें 170 मिलियन पीपल ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया, और इसको दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं था कि अभी अभी बनी हुई एक कंट्री इतने वोट्स जो है वो इस तरह से अपनी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा। एंड दिस वाज रेवोल्यूशनरी फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, क्योंकि लोग सोचते नहीं थे कि इंडिया के अंदर इस तरह से कुछ इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाएंगी, और ये माना जाता है कि ये एक रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट नहीं, रेवोल्यूशनरी स्टेप था एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए। लार्जली इलिटरेट कंट्री, जहां पे बहुत सारे लोग जो है वो अनपढ़ थे, एंड जो पीसफुल कंडक्ट हुआ इलेक्शन का कि इंडिया ने प्रूव कर दिया कि हम डेमोक्रेटिक कमिटमेंट जो है वो दिखा रहे हैं, कोई भी शोर शराबा नहीं, वो पीसफुल तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई 1951 से और 1952 के अंदर। और इसमें कितने लोग थे जिन्होंने वोट किया, मतलब कितने एलिजिबल वोटर्स थे, 170 मिलियन पीपल्स थे जिन्होंने इलेक्शन के अंदर अपना योगदान जताया, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमने एस्टेब्लिश किया और उसके साथ ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए। जो इलेक्शन कमीशन था अंडर सुख कुमार सेन उस समय चेयरमैन माने जाते थे, एंड लेटर बहुत सारे लीडर्स हुए, एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड फेयरली। तो मतलब नेहरू के एरा के अंदर जो इलेक्शन कमीशन था उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया, अपने इंडिपेंडेंट तरीके से, अपने फेयर तरीके से जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाई। कांग्रेस के डोमिनेंस होने के बावजूद भी जो इलेक्शंस थी वो लार्जली हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे वो बाद में आए, लेकिन जो ग्राउंड वर्क था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो नेहरू के टाइम पे ही एस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड डोमिनेंट रोल ऑफ कांग्रेस, मतलब वो एक डोमिनेंट रोल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, ठीक है, आपको पता ही है कि जब हमारी आज़ादी हुई तो उसके बाद डेकेड्स तक जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ही जो है वो गवर्नमेंट में रहे, सत्ता में रहे, एंड बट नेहरू इनकरेज इंटरनल डेमोक्रेसी एंड टॉलरेट क्रिटिसिज्म। तो मतलब कि अपोजिशन पार्टीज जैसे सोशलिस्ट पार्टीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय जन संघ पार्टी थी जिसको भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया बाद में, participated actively in debates, state politics and election, strengthening political pluralism। तो इन सब का नेहरू ने वेलकम किया, नेहरू ने टॉलरेट किया उनके क्रिटिसिज्म को, वो जो कहते थे उनको सुना और उस चीज के ऊपर बातचीत करवाई, डिबेट्स कंडक्ट करवाई। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें नेहरू के एरा में ही देखने को मिली हैं, क्योंकि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी जैसे सोशलिस्ट पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी हुई, भारतीय जनसंघ पार्टी हुई, तो इन्होंने क्या किया कि ये उस जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसको क्रिटिसिज्म करते थे, उनको अपोज करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी नेहरू ने इनको क्या किया, टॉलरेट किया, उनका वेलकम किया, उनके जो क्रिटिसिज्म थे उनको उन्होंने वेलकम किया। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, नेहरू के एरा के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको स्ट्रेंथ किया। नेहरू प्लेड अ वाइटल रोल इन नर्चरिंग पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेस, सिविल सर्विसेज। मतलब इन सब चीजों को उन्होंने अच्छे तरीके से क्या किया, उनके प्रति जो है अपना योगदान जताया। एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स वर लाइवली, एंड मतलब जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती थी वो खुद कंडक्ट करवाते थे। कंडक्ट मतलब वहां पे जो क्वेश्चनिंग होती थी वो उसका जवाब खुद नेहरू देते थे। एंड नेहरू हिमसेल्फ रिस्पॉन्ड्स रेगुलरली टू द अपोजिशन क्वेरीज, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चंस अराइज होते थे, जो भी अपोजिशन उनको पूछती थी, तो नेहरू खुद जवाब देते थे, खुद अकाउंटेबल रहते थे।
एंड दो द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 कर्व सम फ्रीडम्स ओवरऑल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी मैच्योर्ड दिस पीरियड। तो मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर लाई गई, यहाँ पे थोड़ा डिटेल के अंदर मेंशन नहीं किया गया क्योंकि आपको इतनी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट होती है 1951 के अंदर उसकी वजह से कुछ आपकी फ्रीडम जो थी वो कर्व कर ली गई थी, थोड़ी छीन ली गई थी, लेकिन ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी थी वो मैच्योर हो गई थी इस टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद जो नेहरू के टाइम पे क्या लाया गया, पंचायती राज सिस्टम लाया गया और डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया। नेहरू एम्फोसाइज्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा बढ़े, एंड बेस्ड ऑन बलवंत राय मेहता कमेटीज। तो मतलब कमेटीज फॉर्म की गई थी अलग अलग कि आप हमें सजेस्ट करो कि किस तरह से हम क्या करें, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी किस तरह एस्टेब्लिश करें, तो उसके लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी। लेकिन उसमें से एक कमेटी हमें बलवंत राय मेहता कमेटी देखने को मिलती है। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को लॉन्च कर दिया 1959 के अंदर। दिस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गिविंग रूरल सिटीजन्स वॉइस इन गवर्नेंस। तो मतलब ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर किया है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर किया, और हमने रूरल सिटीजन्स जो थे, जो गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, उनको गवर्नेंस के अंदर उनकी अपनी वॉइस रखने का योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद इनके ही टाइम पे ही हमें क्या देखने को मिला, 5 ईयर प्लान लाए गए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाई गई। 5 ईयर प्लान की बात करें, जैसे नेहरू इंट्रोड्यूस प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द प्लानिंग कमीशन। जैसे प्लानिंग कमीशन के तहत उन्होंने एक प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इस फोकस जो था वो पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कि जहां पे जो सरकार जो है वो कंट्रोल करेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को, पॉवर्टी रिडक्शन करेगी। सिर्फ कौन करेगी? सरकार करेगी। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? जहां पे जो सरकार का ज्यादा रोल हमें देखने को मिलता है। एंड दो ग्रोथ वाज मॉडेस्ट, दिस मॉडल एम्ड एट बिल्डिंग इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो मतलब जो ग्रोथ थी वो इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर एक कदम बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के ही एरा में हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स वर लाइकली टू नेहरूज विजन। जो नेहरू का विजन था उसके अंदर हमें एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स जो थे वो एक की देखने को मिले। मतलब कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म जो थे वो नेहरू के विजन के अंदर हमें एक प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। एफर्ट्स वर मेड टू एबॉलिश जमींदारी। जो जमींदारी सिस्टम चला आ रहा था ना पहले, जैसे मैं आपको बता दूं तो ब्रिटिश टाइम के अंदर क्या था कि जो बहुत बड़े जो इंटरमीडिएट्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनको इसलिए कहा जाता, उनको टैक्स कलेक्शन के लिए कहा जाता था कि आप गांव-गांव में जाओ और वहां से हमें टैक्स जो है वो कलेक्ट करके दो, ताकि जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद गांव में ना जाएं, बल्कि उन्हीं के ही लोकल लोगों को, उन्हीं के ही जैसे दिखने वाले लोगों को वहां पे भेजें और वहां से वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करें। और उसके चलते जो जमींदार लोग थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनके पास बहुत सारी जो है वो जमीन इकट्ठा हो गई थी। हजार 2,000 हैकर के अंदर जो लैंड जो है वो उनके पास आ गई थी। एंड उन्होंने लैंड सीलिंग जैसे और लैंड कंसोलिडेशन जैसे चीजें इंप्लीमेंट की एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया। लैंड सीलिंग और लैंड कंसोलिडेशन का मैं आपको बता दूं कि लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि आप लैंड जो है वो क्या कर रहे हो, जहां पे जैसे स्कैटर्ड कोई लैंड है, एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे रह रहा है लेकिन उसकी जमीन जहां पे है, तो और दूसरा व्यक्ति जो है वो यहाँ पे रह रहा है और उसकी जमीन यहाँ पे है, तो सरकार ने क्या किया कि उस व्यक्ति की जमीन जो उसके पास में थी उसको दे दी, और जो दूसरे व्यक्ति की जमीन दूसरे के पास में थी तो वो उसको दे दी। तो ये हो गया हमारा लैंड कंसोलिडेशन और लैंड सीलिंग, ये करवाया गया नेहरू के टाइम पे। और कोऑपरेटिव फार्मिंग्स को उन्होंने प्रमोट किया। बाय रिजल्ट वेरिड अक्रॉस स्टेट दिस रिफॉर्म अटेम्प्टेड टू डेमोक्रेटाइज लैंड ओनरशिप एंड एम्पावर रूरल पावर। तो उन्होंने लैंड ओनरशिप को डेमोक्रेटाइज किया कि हर एक के पास जो है वो इक्वल लैंड हो, कोई ज्यादा लैंड होल्डिंग ना इकट्ठा करके रख सके, और उन्होंने रूरल पावर को जो है वो एम्पावर करने की कोशिश की। उसके बाद हमें एजुकेशनल इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं नेहरू के टाइम पे ही। नेहरू जो थे उन्होंने एजुकेशन को एक सेंट्रल माना डेमोक्रेसी के अंदर। अगर हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना है तो हमें एजुकेशन को जो है वो एक सेंट्रल मानना होगा, कंसीडर करना होगा। एजुकेशन के बिना डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती है। तो ये उनका एम रहता था उस टाइम के ऊपर। एंड उन्होंने इंस्टीट्यूशन जैसे IITs हो गए, एम्स हो गए, UGC जो है वो एस्टेब्लिश किए। emphasis was placed on a scientific डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस डाला। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा रोल डाला और अपना
अडल्ट लिटरेसी को बढ़ाने की कोशिश की। थ्रो प्राइमरी एजुकेशन लैग्ड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न एजुकेशन वॉज लेड। तो प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो लैग की, बट उसके बावजूद भी हमने एक ग्राउंड वर्क जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के लिए तैयार कर दिया उनके टाइम पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल हो गया मेरे मुंह से, आप समझ गए होंगे कि नेहरू कंसिडर एजुकेशन सेंट्रल टू डेमोक्रेसी, मतलब कि नेहरू ने एजुकेशन को एज अ डेमोक्रेसी का सेंट्रल माना कि अगर हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना है तो हमें एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और उन्होंने इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स हो गया दिल्ली के अंदर, उसके बाद आईआईटीज हो गया, और उसके बाद जो यूजीसीज हो गए हमारे, उनको एस्टेब्लिश किया। और उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस डाला, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर डाला, एंड उसके बाद जो है वो अडल्ट लिटरेसी रेट को बढ़ाने की बात की। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें नेहरू के टाइम पे ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद वर्क वुमेन्स राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स लाए। वुमेन्स राइट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे सोशल रिफॉर्म वर एसेंशियल पिलर ऑफ नेहरू की डेमोक्रेसी, मतलब जो नेहरू के डेमोक्रेसी, नेहरूवियन का डेमोक्रेसी का जो एरा था, उसमें हमें जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो एक एसेंशियल पिलर देखने को मिलते हैं। क्योंकि हिंदू कोड बिल जो लाया गया वो 1955 और 1956 के अंदर लाया गया, जिसमें वुमेन्स को इनहेरिटेंस के राइट्स दिए, डिवोर्स एंड अडॉप्शन के राइट्स दिए, बोल्ड रिफॉर्म फॉर द टाइम, इस टाइम के ऊपर एक बोल्ड रिफॉर्म थे। हिंदू कोड बिल जो था वो 1955 और 1956 के अंदर लाया गया, जिसमें इनहेरिटेंस का राइट जो होता है, जैसे एक पिता है, उसका एक बच्चा और मतलब एक बॉय और एक गर्ल है, एंड पहले क्या होता था कि सिर्फ बॉय को ही इनहेरिटेंस के राइट मिलते थे। इनहेरिटेंस मतलब जो आपकी दाद की या परदाद की जमीन के जो राइट्स होते हैं, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेटे को मिलती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद, इस बिल के बाद क्या हुआ कि आप तो गर्ल्स को भी जो वो राइट बराबर दे रहे हो, गर्ल्स को भी आप हिस्सा दे रहे हो अपनी जायदाद के अंदर। तो वो ये सारे राइट्स जो है वो नेहरू के टाइम पे ही दिए। नेहरू प्रमोटेड जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, कास्ट रिफॉर्म्स लाए उन्होंने, अपलिफ्टमेंट किया मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, और डेमोक्रेसी को अलाइन किया सोशल जस्टिस के साथ। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, लोगों को सोशल जस्टिस प्रदान करेंगे, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ हो रहा है उसको हम इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमें नेहरू के टाइम पे देखने को मिलती हैं। कंक्लूजन में मेंशन करना आपके लिए मस्ट होता है, जो कि आपके आंसर में एक क्रेडिबिलिटी लाता है और एक इंप्रेशन गुड पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो नेहरू एरा जो था वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट वेयर अ वास्ट पोर एंड डाइवर्स कंट्री एम्ब्रेस्ड लिबरल डेमोक्रेसी एंड रिजेक्टेड अथॉरिटेरियनिज्म। तो जो नेहरू का एरा था ना, वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑप्शंस थे कि उस समय हम अथॉरिटेरियनिज्म की ओर जा सकते थे, जहां हम लिबरल डेमोक्रेसी की ओर जा सकते थे। लेकिन नेहरू ने क्या किया कि हमें इम्ब्रेस किया लिबरल डेमोक्रेसी की ओर, कि हम अपने कंट्री को जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। एंड दो इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड प्लानिंग कमीशन, किस किस के जरिए उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाई, इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स लाए, प्लानिंग कमीशन लाया, ताकि हमारे जो जैसे 5 ईयर प्लान मैंने आपको बताया वैसे डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया। एंड नेहरू इंश्योर्ड दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया वाज नॉट अ पॉलिटिकल बट आल्सो पार्टिसिपेटरी एंड डेवलपमेंटल। तो जो हमारी, उन्होंने ये इंश्योर किया कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया के अंदर वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, हम सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, इसलिए हमें डेमोक्रेसी को अपने देश के अंदर एस्टेब्लिश किया। एंड हिज लीगेसी रिमेन अ सेंट्रल टू द इंडियन डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन। तो अगर हम इंडिया डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन की बात करें, जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन हुआ है, उसके अंदर उनकी बहुत ही बड़ा हमें एक योगदान देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा जो है 2.1 वो खत्म होता है। मिलते हैं आपको एक और वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है पोस्ट नेहरूवियन इरा के बाद।